हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल ऑन द कैटलिस्ट। स्वागत है सभी का। एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर 16th May करंट अफेयर्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ प्लीज़ यू मस्ट वॉच द प्रीवियस वीडियोज सो दैट यू कैन इंटीग्रेट, सो दैट यू कैन लिंक ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं जो सबसे कंट्रोवर्शियल मुद्दा चल रहा है, और वो है इजराइल फिलिस्तीन का जो संघर्ष है। इजराइल फिलिस्तीन का जो संघर्ष है वो अब अपने चरम पर है। एक बार मैं ऑडियो वीडियो चेक कर लेता हूं, सब कुछ परफेक्ट है, फिर हम लोग आगे क्लास की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों बिल्कुल एकदम सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। चलिए, तो यहां पर हम लोग, इजराइल एक देश है जिसे यूनाइटेड नेशंस की मदद से यूनाइटेड नेशन ने बसाया ज्विश यहूदी लोगों को। वेस्ट बैंक, फिलिस्तीन और इजराइल को एक क्षेत्र दिया गया विशेष। यहूदी लोग वही हैं जिनका परसिक्यूशन अडोल्फ हिटलर ने किया था, और अडोल्फ हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ मुहिम चलाकर वहां के जो रीजनल लोग थे उनके बीच में राष्ट्रवादी भावना, नेशनलिस्टिक जो एक फीलिंग है उसको भरा ज्विश के खिलाफ, क्योंकि ज्विश लोग बहुत ज्यादा ताकतवर, दिमाग से साउंड, और ये वो लोग हैं जो लोगों को नौकरियां देते हैं। ये कहीं पे नौकरी नहीं करते। बहुत सारे मतलब आपको विशेषता इनकी पता चलेगी समय समय पर। तो इजराइल फिलिस्तीन का संघर्ष अब अपने चरम पर है। देखिए, इन सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं। आपको इजराइल एक समय बहुत छोटा सा क्षेत्र डिक्लेयर किया था। इजराइल बहुत छोटा सा एरिया था। अब देखिए, इजराइल ने अपनी शक्ति बढ़ाते बढ़ाते, देखिए जो येलो वाला पूरा पार्ट है, अपने आप को बहुत हद तक बढ़ा लिया है ना। और साथ ही साथ में इजराइल का मिस्र से भी विवाद हुआ, जॉर्डन से भी हुआ, इजराइल का सीरिया से। ये गोलन हाइट एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। गोलन हाइट सीरिया का हिस्सा था, अब ये इजराइल का हिस्सा है। आपको याद आ रहा होगा हैफा, ये भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता था, हैफा नाम का जो शहर है। और ये जो जेरूशलम है, यह जो राजधानी है, ये मेडिटेरेनियन सी है यहाँ पर दोस्तों। जेरूशलम 3 धर्मों के लिए मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। एक तो क्रिश्चियन, ज्विश और साथ ही साथ में मुस्लिम्स के लिए। और मुस्लिम के लिए तो इनका तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट, दैट इज अल अस्का मॉस्क। तो यहां पर बैरिकेड्स लगने के बाद में, अब देखिए ये जो गाजा में मुस्लिम्स हैं, इजराइल में 18% तक मुस्लिम्स हैं, और लगभग 78% के करीब यहाँ पर ज्विश यहूदी रहते हैं। तो यहाँ पर एक अस्थिरता का माहौल स्टार्ट हो गया। तो गाजा जो है, जो कि मुस्लिम्स का इलाका है, और यहाँ पर एक टेरर, यहाँ पर आम सामान्य लोग और नॉर्मल जनमानस भी रहता है, लेकिन यहाँ पर एक आतंकवादी ग्रुप है हमास, और हमास को मदद करता है ईरान, और ईरान उसको पूरी तरह से बैक सपोर्टिंग करता है। अब देखिए, ईरान ने अपने जितने भी बैटल टैंक्स वगैरह है वो यहां ले आया है अपने प्लेन की मदद से, अमेरिका की मदद से प्रोवाइडेड F-16 विमान को भी लॉन्च कर दिया, और बहुत तेजी से बमबारी हो रही है। और जब गाजा की तरफ से बमबारी हुई थी, मतलब जो मिसाइल्स गिरे थे वो विशेषकर तेल अवीव की तरफ गिराए गए, लेकिन यहां पर पूरी तरह से आयरन डोम है। तो 90% तक जो मिसाइल है उनको इजराइल डेटर कर लेता है, स्टॉप कर देता है, राइट। तो यहां पर आपको ये पूरा जियोपॉलिटिक्स समझ में आ गया होगा। और अब अस्थिरता के चलते उन्होंने स्टेट इमरजेंसी घोषित कर दी है वहां के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने, राइट। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। जॉर्डन यहां पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, डेड सी, मृत सागर, यहां पर खारापन इसका बहुत ज्यादा है ना, लगभग 280 पार्ट पर मिलियन, इतना 280। यहां पर जो लवणता है दोस्तों, यहां पर जो लवणता है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में, लगभग 28% लवणता है, और इसीलिए यहां पर कोई डूबता नहीं है। तो एक तो गोलन हाइट आपको याद रखना है, और ये सीरिया से कब्जा लिया है किसने? इजराइल ने। लेबनान ऊपर, और यहां पर साइप्रस, निकोशिया। तो मैं आपको कुछ और मैप भी क्लैरिटी के साथ बता देता हूं, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। देख लीजिए, ये आ गया इजराइल,
जेरूशलम यहाँ है, तेल अवीव यहाँ है, और यहाँ पर मिस्र जो है, मिस्र देश है, जॉर्डन देश ये है, जॉर्डन की राजधानी अम्मान याद रखेंगे। सीरिया और यूफ्रेटस नदी और टिग्रिस नदी यहाँ पर सभ्यताएं थी, है ना, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। और यहाँ पर दमिश्कस इज द कैपिटल ऑफ सीरिया, और सीरिया का ये गोलन हाइट इसने अपने में कब्जा लिया है अब। और गाजा स्ट्रिप को ये चाह रहे हैं कि पूरी तरह से खत्म कर दे, ऐसा ये चाह रहे हैं। और यहाँ पर जो ईरान है वो इस हमास ग्रुप को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। ये मेडिटेरेनियन सी है, और यहाँ से आपको पता होगा दिस पार्ट इज व्हाट स्वेज कैनाल। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल रीजन है। साइप्रस इज ऑल्सो एन आइलैंड कंट्री, निकोशिया इसकी राजधानी है। तो आपको इन सभी के, एलेप्पो शहर आपको याद आ रहा होगा, एलेप्पो शहर पर कब्जा कर लिया था आईएसआईएस ने। मोसुल पर कब्जा कर लिया था। ये सब शहर बहुत चर्चा में रहते हैं, मोसुल, है ना, टिग्रिस नदी पर है बगदाद, यूफ्रेटस नदी, ठीक है। तो ये सभी हमको याद रखने, ठीक है। चलिए, तो ईरान के बारे में भी आपको समझ में आ गया। और टर्की और पाकिस्तान अब दबाव बना रहे हैं, लेकिन इनका दबाव कुछ भी काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल काम नहीं कर रहा है ये। क्यों? क्योंकि बहुत ही एग्रेसिवली इजराइल यहां पर अपना काम कर रहा है और अपना आर्म एयर फोर्सेस पूरी तरह से डिप्लॉयड कर दी और लगातार बम वर्षा की जा रही है। यहां पर एक पॉइंट आपको और समझना है कि इतना एग्रेसिवली ये काम कर क्यों पा रहा है। देखिए, इजराइल को ओपन सपोर्ट करता है यूएसए, और यूएसए की उम्मीद थी कि जो बाइडेन जब आए तो ऐसी उम्मीद थी कि उनकी पार्टी इतना ज्यादा एग्रेसिवली सपोर्ट नहीं करेगी। लेकिन देखा यह गया कि उन्होंने ये बोल दिया कि इजराइल हैज ऑल द इजराइल शुड डिफेंड्स इट्स ओन, मतलब इजराइल को पूरा हक है कि वो अपने आप को डिफेंड करे। तो ये सब के चलते क्या हुआ, इजराइल बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, राइट। तो आपको सारा जियोपॉलिटिक्स समझ में आ गया, और मैप्स जरूर पढ़ेंगे ताकि आपको जो है, और कैरो इज द कैपिटल ऑफ इजिप्ट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये खूनी संघर्ष इजराइल फिलिस्तीन के बीच में थमने का नाम नहीं ले रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि अब हम पीछे हटने वाले नहीं है। गाजा पट्टी पर जो ये हमास संगठन है, इसके तो कुछ ही लोग हैं, लेकिन आम लोग जो एक कॉमन पीपल है, उसमें बहुत सारे लोग इस तरह से मारे जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष मध्य पूर्व पश्चिम काफी अस्थिरता बढ़ा देगा, और खटास में आ जाएगी जो ईरान यूएसए की जो न्यूक्लियर डील है। क्योंकि ईरान बोलेगा, ईरान क्यों अटैक नहीं कर रहा, ईरान ओपनली सीधा अटैक क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इजराइल इज अ न्यूक्लियर पावरफुल स्टेट, और ईरान के ऊपर यूएसए और P5+1 जो कंट्रीज हैं, जर्मनी, यूएसए, फ्रांस, चाइना, इंग्लैंड और रशिया, तो ये सभी देश ईरान पर दबाव बनाए हुए हैं कि आप न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे। लेकिन ईरान को अब लगने लगा है कि यदि न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे तो इजराइल अपनी मनमर्जी करता रहेगा इस पूरे क्षेत्र में। ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गए तो भू स्थिरता बिल्कुल खत्म हो जाएगी इन द अरबिक एरियाज, है ना, अरब के एरिया में और मिडिल ईस्ट में। तो आतंकवाद, और देखिए चूंकि वहां का जो ग्रुप है इस तरह से हमास के ऊपर और आम आदमी के ऊपर यदि इस तरह का अटैक होगा तो इस पूरे क्षेत्र में आतंकवाद की गतिविधियां तेजी से गति पकड़ सकती है। ईरान की न्यूक्लियर डील पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। आई हैव ऑलरेडी क्लियर द पॉइंट व्हाई इट इज सो। तो वर्तमान में फिलिस्तीन का संघर्ष का कारण क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अलास्का मॉस्क पर बैरिकेड्स लगा दिए गए थे, और अब वो गाजा पट्टी पर तेजी से अटैक कर रहे हैं, राइट। और इजराइल तो बच जाता है क्योंकि उसके पास तो आयरन डोम डिफेंस टेक्नोलॉजी है, जिसे क्या बोलते हैं, एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी। अब यहां पर देखिए जेरूशलम के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में बता दिया है। विभिन्न देशों के मत क्या हैं। वर्तमान में इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा है कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का आत्माधिकार है। पहला पॉइंट तो ये आ गया। भारत की एक महिला वहां पर काम करती थी, वो भी गाजा से जो मिसाइल गिरी उसमें मारी गई, और फाइनली भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन के बढ़ते तनाव के बीच बयान जारी किया कि भाई गाजा
के द्वारा जो रॉकेट हमले हैं उसकी निंदा की, क्योंकि भारत का एक कैंडिडेट वहां पर मारा गया है ना। इवन देखिए नेतन्याहू ने पर्सनली, मतलब जो वहाँ का जो ट्विटर हैंडल है उसकी मदद से बोला कि जितना भी उस महिला के आगे का खर्चा एजुकेशन है, मतलब बच्चों के लिए जो भी ऑल फैसिलिटी दे विल प्रोवाइड टू लाइफ टाइम, दिस प्रॉमिस दे मेड, एंड दैट इज वाई इंडिया ऑल्सो देर इज अ स्लाइट टिल्ट टूवर्ड्स इजराइल। वैसे आपको पता होगा भारत पहला ऐसा देश है जो नॉन मुस्लिम कंट्री का है और जिसने पैलेस्टीन को, इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करते थे हम शुरुआत में, पैलेस्टाइन को एक्सेप्ट करते थे कि फिलिस्तीन का ऑलरेडी है, इजराइली को तो बसाया गया है। लेकिन धीरे धीरे अभी परिवर्तन आ रहा है, ठीक है, जियोपॉलिटिक्स में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। इसके साथ ही हिंसा पर रोकने की जरूरत पर भी जोर दिया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। देखिए यहां पर आपको एक 1948 में अरब इजराइल युद्ध के बाद पवित्र भूमि को 3 भागों में बांट दिया गया था, किसकी, जेरूशलम वाला जो एरिया है, और यहाँ पर इजराइल, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी, ये 3 अलग अलग एरियाज बांट दिए गए। और आपको ये पॉइंट जरूर याद रखना है फॉर एनी एग्जाम, ओस्लो, आपको ये बताना है ओस्लो किसकी राजधानी है। ओस्लो इज द कैपिटल ऑफ विच नेशन, है ना, स्कैंडिनेवियन देश है, आपको पता होगा 4 स्कैंडिनेवियन देश हैं, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन एंड डेनमार्क, तो उनमें से किसी एक की राजधानी है। तो द्वारा संघर्ष विराम की घोषणा की गई और संघर्ष विराम 1993 में ओस्लो समझौते के बाद आया। बहुत बड़ा युद्ध हुआ था 1967 में, मैंने बता दिया था आपको कि 6 एक साथ देशों को यहाँ पर हरा दिया गया था इजराइल के द्वारा। सपोर्ट किसका था, अमेरिका का। आई थिंक पूरी जियोपॉलिटिक्स आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार मैं ऑडियो वीडियो चेक कर लेता हूं, सब कुछ ठीक चल रहा है, परफेक्ट है, यस। चलिए देखिए, हम लोग जब एनवायरमेंट इकोलॉजी की बात करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, मैं एशियाई हाथियों के बारे में तो बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक लिंक कनेक्ट करना चाहूंगा। सांभर के अंदर जो पक्षी थे, बर्ड, सांभर एक बहुत बड़ी झील है भारत की, है ना, रामसर साइट भी है, तो दलदल क्योंकि वेटलैंड है इसलिए रामसर साइट आपको पता होगा, ईरान के अंदर रामसर नाम का शहर है वेटलैंड्स के लिए। तो सांभर में बहुत सारे पक्षी मारे गए, तो साइंटिस्ट ने बोला कि पक्षियों में बॉट्यूलिज्म नाम का रोग हो गया। बॉट्यूलिज्म, ये बॉट्यूलिज्म जो है ना मानव में भी हो सकता है। बॉट्यूलिज्म का मतलब होता है विषाक्तता। पेट के अंदर हम लोग जो खाना खा रहे हैं उसके कारण क्या होता है, विषाक्त पदार्थ होता है, टॉक्सिक पदार्थ होता है, उससे इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन बाद में पता चला कि वहां के जो रीजनल लोग हैं, लोकल लोग हैं, वो सांभर झील में क्या किया करते थे, सांभर झील का पानी निकालते थे अलग से, और उसके लिए उन्होंने तार वायर डाल रखे थे और मोटर की मदद से वो सांभर झील से पानी निकालते थे और एक अलग से चैम्बर में इकट्ठा करके उसको सुखाकर नमक बनाते थे, इलीगली नमक बनाते थे। और इससे क्या होता था, वहां पर करंट फैल जाता था वायर के कारण, उस करंट के कारण पक्षी मर जाते थे। पक्षी के मरने के बाद पक्षी सड़ता है 3-4 दिन के बाद, एक साथ मरेंगे तो साइंटिस्ट ने जब रिसर्च किया तो पहले तो बोला बॉट्यूलिज्म है, बाद में पता चला कि ये तो इलेक्ट्रिक करंट के कारण मरे थे। दिस इज द सिचुएशन कि हम केवल अपने बेनिफिट्स के लिए किस तरह से कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से असम में ऐसा बोला गया कि 18 हाथी मरे, और ऐसा बोला गया कि ये इलेक्ट्रोलोक्यूशन के कारण है। क्या है, इलेक्ट्रोलोक्यूशन के कारण है। और इलेक्ट्रोलोक्यूशन क्या होता है भाई, बिजली का गिरना। लेकिन सही कारण पता करने के लिए तो 7 मेंबर की टीम को गठित किया गया। असम आपको पता होगा, एलिफेंट्स बहुत बड़ी संख्या में, कर्नाटका में बहुत बड़ी संख्या में एलिफेंट है। एलिफेंट कॉरिडोर्स भारत में बनाए जा रहे हैं। और एलिफेंट में आपको ये भी याद रखना है, मैट्रियार्की होता है, मैट्रियार्की। तो जो मेल होता है वो तो चला जाता है, बाहर निकल जाता है, और जो मेन सबसे बड़ी फीमेल होती है वो पूरे ग्रुप को लीड करती है। और यदि उस ग्रुप की मेन लीडर खत्म हो जाती है, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है कि कैसे रूट कैसे जाना है, वो बहुत एक्सपर्ट होती है जो मेन बड़ी फीमेल है, ठीक है। इसीलिए मैट्रियार्की, मात्र सत्तात्मक, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए
कि हाथियों में मैट्रियार्की होता है और लीड करती है एक फीमेल एलिफेंट। तो यहाँ पर 7 मेंबर की टीम को गठित किया गया। कहाँ की बात है? नौगांव जिला, कोठिया टोली। 18 हाथी मरे इलेक्ट्रोलोक्यूशन के कारण। और हाथियों के मरने के पीछे बताया जा रहा है कि संदेह है कि शायद जहर दिया हो, जैसा मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया सांबर झील का। तो असम में पहले ही जहर के कारण हाथियों की मौत देखी गई। यही कारण था असम राज्य की सरकार ने इन 18 हाथियों को मरने के लिए फॉरेंसिक जांच का निर्णय लिया है। और चूंकि सबसे बड़े स्तनपाई मतलब दुनिया के सबसे बड़े मैमल हैं ये, 13 अलग अलग देशों में सूखे जंगल घास में निवास करते हैं। और एशियाई हाथी देख लीजिए, बड़े ध्यान से पढ़िए, ये आपके एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एशियन एलिफेंट अकॉर्डिंग टू द लिस्ट ऑफ IUCN रेड डेटा लिस्ट के अकॉर्डिंग दीज आर एंडेंजर्ड। एशियाई हाथी की 3 प्रजाति हैं, भारतीय हाथी, सुमत्रन हाथी और श्रीलंकन हाथी। वहीं अफ्रीकन एलिफेंट्स भी हैं, वो तुलनात्मक रूप से बहुत बड़े होते हैं एशियन एलिफेंट की तुलना में। ठीक है, हाँ, याद रखना, अफ्रीकन एलिफेंट्स आर लार्जर इन साइज। हाथियों को नेशनल हेरिटेज एनिमल डिक्लेयर किया गया है भारत के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। देख लीजिए शेड्यूल 1 में डाला गया है। इनके हाथी दांत आइवोरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और फरवरी 2020 में गुजरात में गांधीनगर में आयोजित हुए प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर, जो माइग्रेटरी स्पीसीज हैं उनके कंजर्वेशन के लिए संधि भी हुई। 13वां सम्मेलन COP13 में भारतीय हाथियों को भी CMS समझौते की अनुसूची शेड्यूल 1 में डाला गया है। तो ये नेशनल हेरिटेज भी है। तो ये आपको कुछ बैकग्राउंड पॉइंट जरूर पता होने चाहिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपको पता है क्या होता है, 1972 में पारित किया गया। मकसद वन्य जीवों का अवैध शिकार, मांस, खाल व्यापार न हो। 2003 में अधिनियम में संशोधन किया गया। रेड डेटा लिस्ट जो है आपको, रेड डेटा बुक IUCN की फुल फॉर्म क्या है भाई? कैन यू कंफर्म मी? हिंदी में तो लिखा ही है अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। इंग्लिश में बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये लिख दिया है यहाँ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ग्लैंड। एंड वेयर इज ग्लैंड? स्विट्जरलैंड। आपको पता होगा स्विट्जरलैंड में जो राष्ट्रपति का शासन होता है ओनली 1 ईयर, ऐसा ये देश है जहां पर 1 साल का ही होता है। ठीक है, सो IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। विश्व में जो विकट पर्यावरण विकास और वन्य जीवों के लिए जो चुनौती हैं उसके लिए उपाय खोजने का यह काम करता है। विभिन्न संगठनों और देशों में इसका नेटवर्क फैला हुआ है। रेड डेटा बुक यही प्रकाशित करता है। आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा पॉइंट। अब हम लोग बात कर रहे हैं, पिछले दिनों में आपने देखा कि गंगा के अंदर 100 लाशें, मतलब इवन अभी एक रिपोर्ट भी आई है, मैं आपको बताऊं, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन की यूनिवर्सिटी। हम लोग बोल रहे हैं कि भारत में लगभग अब तक 2.3 लाख लोग मारे गए, 2,30,000। रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि यह आंकड़ा और भी ज्यादा, और लगभग भारत में 7 लाख के करीब पीपल मारे गए हैं। लोगों को मतलब गवर्नमेंट को इसकी सूचना भी नहीं। ऐसा नहीं है भारत नहीं, दुनिया के सभी देशों में ये आंकड़े गलत आ रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्टली कोई भी बताना भी नहीं चाहता है या फिर गवर्नमेंट के पास आंकड़े जा भी नहीं पा रहे हैं, दोनों ही बातें। तो लोगों ने जो डेड बॉडीज हैं वो सीधा सीधा गंगा में बहा दी है। और ऐसा सब कुछ होने के बाद में हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक्टिव हो गया एक बार। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये कनेक्शन समझ में आ गया होगा। तो केंद्र और राज्य सरकार को कोविड-19 महामारी से मरने वालों की गरिमा बनाए रखने के लिए कानून बनाने को कहा कि भाई इस प्रकार से जो लोग मर रहे हैं उसमें गरिमा बनाई जाए, इस तरह से डेड बॉडीज को मतलब ओपनली छोड़ दिया, इस तरह का ना हो। तो यहां पर कुछ प्रोविजंस उन्होंने सजेस्ट भी किए हैं। तो ये हम लोग, एक और बात बता दूं, यदि अभी कंटेंट हिंदी में चल रहा है तो बहुत सारे कंटेंट अभी आपको इंग्लिश में भी मिलने वाले। डोंट वरी अबाउट इट, I'll have a balanced approach, so don't worry and I'll cover in both language। ठीक है, सो वर्तमान में देश में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर चल रही है। इससे भारी संख्या में लोग मर रहे हैं, है ना। देखिए शवों को नदियों में फेंका जा रहा है, कई मामले सामने आए।
इस रिपोर्ट की संज्ञान लेते हुए सुओ मोटो जो है ना, स्वतः संज्ञान, सुओ मोटो, आपको पता होगा सुओ मोटो क्या होता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्र और राज्य सरकारों को कोविड-19 महामारी से मरने वालों की गरिमा बनाए रखने के लिए कानून बनाने के लिए कहा है। और जो है एनएचआरसी ने केंद्र के गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय आदि के अलावा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार को विस्तृत एडवाइजरी भेजी है। और संविधान का जो आर्टिकल 21 है, व्हाट इज इट, क्या है ये? राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। एंड दिस आर्टिकल वी हैड टेकन फ्रॉम जापान। जापान में इसके बारे में बहुत अच्छे से, और उसी को हमने काफी हद तक कॉपी किया है और हमारे ये मूल अधिकार में है। और आपको ये भी पता होगा, जब इमरजेंसी लगती है, जब देश में आपातकाल लगता है, तो आर्टिकल 21 नल एंड वॉइड नहीं होता है ना। कौन कौन से 2 आर्टिकल हैं जो नल एंड वॉइड नहीं होते? 20 और 21। तो ये बात जरूर आप पॉलिटी में पढ़ते होंगे। आप पॉलिटी की बुक्स को कवर कीजिए बहुत अच्छे से, है ना। आप अपने लेवल पर भी बुक्स को पढ़ा करिए, फैकल्टीज जो पढ़ा रहे हैं उनको अच्छे से कवर कीजिए। एडवाइजरी जारी की गई और इस प्रकार से आपको ये बात सारी समझ में आ गई। क्या है मेन मुद्दा, क्या है, हमें इस आयोग के बारे में पता होना चाहिए। टू बी प्रिसाइज्ड सिलेबस कॉन्सेप्ट के रूप में, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एक स्वतंत्र वैधानिक संस्थान है, राइट, स्टैट्यूटरी बॉडी है, विधि के तहत बनाई गई, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी अब तो इसका प्रावधान है। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधान के तहत 12 अक्टूबर 1993 में, तो एक तो ये बात याद रखेंगे, मानवाधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों से बना। कब स्थापना हुई? 12 अक्टूबर 1993। मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। संविधान द्वारा दिए गए मानवाधिकार जैसे जीवन का अधिकार आर्टिकल 21, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार जो 14 to 18 है, और उसके बाद में ये सभी, ठीक है। चलिए 19 to 22, राइट। तो ये सब मौलिक अधिकारों में आते हैं। अब देखिए मानवाधिकार क्या है। कई बार आपने सुना होगा कि जम्मू कश्मीर में भारत स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेता। उसके पीछे कारण क्या है कि कई सारे मानवाधिकार आयोग हैं, अमेरिका वगैरह सभी जगह, वो भारत के ऊपर दबाव बनाते रहते हैं। आपने ये सब सुना होगा। और इसीलिए भारत क्या है, स्टेप्स थोड़ा सा बैलेंस्ड ही लेता है, एग्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो मानवाधिकार क्या है? यूनाइटेड नेशन, नो डाउट एग्रेशन होता भी है, हुआ भी है। अब तक आप देख रहे होंगे जम्मू कश्मीर में इंटरनेट की प्रॉपर बहाली नहीं की गई है। तो ये क्या है? ये भी मानवाधिकार आयोग है ना। राइट टू हैव इंटरनेट, ये भी अपने आप में एक राइट है। लोगों को नॉलेज एक्सपेंशन हो, किसी एक क्षेत्र को अछूता न छोड़ा जाए। तो इस परिभाषा के अनुसार कोई भी जाति, रेस, कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, नेशनैलिटी के आधार पर भेदभाव न हो, ये सब उद्देश्य है। और 21 आपको पता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ, मैंने बता दिया आपको, जापान से लिया गया है, जीने का अधिकार। और अभी हाल ही में आपने बहुत सारे, इसकी व्याख्या समय समय पर सुप्रीम कोर्ट नए नए पॉइंट्स को ऐड करता रहता है, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी, जैसे आपने अभी सुना होगा, राइट टू प्राइवेसी। तो राइट टू प्राइवेसी के लिए आप मुझे बताइए कि कौन सा कमीशन, आयोग चर्चा में था और कौन से सुप्रीम कोर्ट के जज ने इसके ऊपर बहुत अच्छे रेजोल्यूशन, बहुत अच्छे आयोग ने बहुत अच्छे नीतियां बनाने के सिफारिश भी किए। तो राइट टू प्राइवेसी ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ये भी इसी का पार्ट। और लगातार आपको पता होगा केशवानंद भारती बनाम केरला केस, और इसमें समय समय पर क्या है, एक्सटेंड भी करता रहता है कि 21 में लगातार हमारी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता क्या क्या हो सकती है, समय परिस्थिति के बदलते बदलते नए पॉइंट्स भी ऐड किए जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगली बात कर रहे हैं हम लोग, विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया है? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल्स्टेड, इन्हें, ये इंडियन ओरिजिन की है।
वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 इन्हें दिया गया। त्रिनिडाद एंड टोबैगो एंड डेनमार्क, तो 2021 की लॉरेट हैं ये, वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो आपको ये नाम याद रखना है, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल्स्टेड, और इन्होंने क्या है, जलीय कृषि और खाद्य प्रणालियों पर कार्य करने हेतु, मतलब जो एक्वेटिक एग्रीकल्चर है, विशेषकर हम लोग क्या होता है जहां पर दलदल होता है वहां पर जो एक्वेटिक एग्रीकल्चर करते हैं, आपको ये भी पता होगा कि पानी के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, लैंड की जरूरत ही नहीं है और पानी के अंदर न्यूट्रिशन दे देते हैं और हमको लैंड की आवश्यकता नहीं होती, बड़े बड़े इस तरह के तालाबों में हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, खाद्य प्रणालियां। तो इसके लिए एक वैश्विक पोषण विशेषज्ञ, ये न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट भी हैं, और देखिए समुद्री भोजन और खाद्य तंत्र के लिए समग्र पोषण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित किया। क्यों? क्योंकि जो समुद्री फूड होता है, सी फूड, उसमें आयोडीन होता है और बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो इट इज़ वेरी रिक्वायर्ड। तो इसी पर ये अध्ययन कर रही हैं और इसके साथ साथ इन्होंने इस प्रकार की प्रणाली को डेवलप करने के लिए काम किया। तो वर्ल्ड फूड प्राइज दिया किसके द्वारा जाता है, वर्ल्ड फूड फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, ये लिखा है यहाँ पर। 2 लाख की अमेरिकी डॉलर राशि प्रदान की जाती है। भोजन की गुणवत्ता मतलब क्वालिटी, क्वांटिटी, उपलब्धता के आधार पर मानव विकास को बढ़ाने के लिए ये उल्लेखनीय प्रयास है। आपको पता होगा एक चीज कि विश्व खाद्य पुरस्कार की जो परिकल्पना है 1970 में वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जो जनक थे नॉर्मन ई बोरलॉग, ये एक्चुअल में मैक्सिको के थे, अमेरिकन सिटीजनशिप थी, और इन्होंने पाकिस्तान, इंडिया, फिलीपींस और मैक्सिको, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज जो थे, कौन कौन से देश हैं, पाकिस्तान, इंडिया, फिलीपींस और मैक्सिको, यहां पर इन्होंने हाई यील्डिंग वैरायटीज, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया। और भारत में आपको पता होगा MS स्वामीनाथन, है ना, बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स आते रहते हैं, आप कभी देखना उनके, MS स्वामीनाथन। और मुझे आप ये बताइए कि इनकी एक लड़की है जिनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन। तो सौम्या स्वामीनाथन वर्तमान में किस पोस्ट पर हैं, इंटरनेशनल पोस्ट है ऑर्गेनाइजेशन की, बताइए किस पोस्ट पर सौम्या स्वामीनाथन काम कर रही हैं। तो इसलिए आपको यह भी बात याद रखनी, देखिए, सो दिस वर्ल्ड फूड प्राइज वाज फर्स्ट गिवन टू, पहली बार डॉक्टर MS स्वामीनाथन को दिया गया 1987 में, और भारतीय जो हरित क्रांति है, ग्रीन रेवोल्यूशन है, उसके जनक MS स्वामीनाथन है। सो नाउ वी केम टू अ पॉइंट दैट इज रिलेटेड टू जियोग्राफी। व्हाट इज अ ब्लड मून? तो आप समय समय पे, आजकल देखिए इंग्लिश में कंटेंट भी है, मैंने बोला था आपको जैसा कि, सो जस्ट हैव फेथ, और हम लोग लगातार एक एक पॉइंट को कॉन्सेप्चुअली भी कवर करने वाले हैं। सो ब्लड मून पर बात करते हैं। ब्लड मून है, रेड कलर इसीलिए दे दिया है ब्लड मून। सो आपने ब्लू मून के बारे में सुना होगा, आपने ब्लड मून के बारे में सुना होगा, आपने फुल मून, बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, मैं आपको इसको डायग्राम की मदद से समझाऊंगा। सो अ ब्लड मून अकर्स व्हेन द मून ऑफ अर्थ इज ऑन द टोटल लूनर एक्लिप्स, मतलब कि पूर्ण चंद्र ग्रहण हो। चंद्र ग्रहण, लूनर एक्लिप्स का मतलब क्या होता है, लूनर का मतलब चंद्र, एक्लिप्स का मतलब ग्रहण, सोलर का मतलब सूर्य, एक्लिप्स का मतलब ग्रहण। सो एक्लिप्स का मतलब कोई पार्ट किसी एक पिंड के, मान लीजिए जैसे ये सूर्य है, ये बड़ा बना दिया, ये पृथ्वी और ये मून है, चूंकि सूर्य पृथ्वी बड़ी है, बीच में आ जाने के कारण इसका शेडो इस पर पड़ रहा है, वही एक्लिप्स है, ग्रास खा जाना। दिस इज ऑल द पॉइंट, ठीक है। तो एक तो पॉइंट पहला ये हुआ, जब भी सन, ये है अर्थ और यहां पर मून आ जाए, मतलब याद रखना, जब भी मून और सन के बीच में अर्थ आ जाए तब तो होगा लूनर एक्लिप्स। इज इट क्लियर? पहला पॉइंट, सूर्य और मंगल के बीच में। इसी का अपोजिट, यदि सन और अर्थ के बीच में यदि चंद्रमा आ जाए तो इसके कारण, वैसे यहां से हम पर्टिकुलर देख रहे हैं, यहां से तो हमें पूरा पूरा सूर्य नहीं दिखाई देगा। मान लीजिए हम यहां हैं तो ये वाला भाग नहीं दिखाई देगा, यही क्या है,
सोलर एक्लिप्स हो गया। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में यदि मंगल चंद्रमा आ जाए, मून आ जाए, दैट विल बी सोलर एक्लिप्स। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए, दैट विल बी लूनर एक्लिप्स। ये पॉइंट क्लियर। अब देखिए पहले ये चीज समझते हैं डायग्रामेटिकली। तो देखिए पृथ्वी ये है, एक बार मार्कर को चेंज कर लेते हैं गाइस, लीजिए। सो पृथ्वी ये है और आपको पता चल रहा है पृथ्वी बीच में है और मून यहां है, मतलब सोलर एक्लिप्स नहीं होगा, लूनर एक्लिप्स होगा। लूनर एक्लिप्स होगा, लूनर एक्लिप्स। अब क्या हुआ, सूर्य से पृथ्वी के कारण पूरी तरह से शैडो में चला गया, लेकिन ये थोड़ा रेडिश सा दिखाई देता है, क्योंकि आपको याद आ रहा होगा जिस प्रकार से जब प्रकाश की मात्रा ज्यादा होती है और हम लोग जब विबग्योर की बात करते हैं, विबग्योर का मतलब 7 रंगों से बना प्रकाश, तो यहां पर कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझने होंगे। आपने ये देखा होगा ना, मॉर्निंग और इवनिंग में हमेशा आकाश में लालिमा दिखाई देता है, रेडिश दिखाई देता है। क्या कारण है? तो देखिए जो रेड कलर है वो सबसे कम बैंड होता है, बैंड जो होता है सबसे कम। वॉयलेट जो होता है वो सबसे ज्यादा बैंड, मतलब आपने ये प्रिज्म देखा होगा तो सबसे कम जो बैंड होता है, मान लीजिए एक वर्णी प्रकाश आ रहा है ना, सिंगल कलर्ड यूनिफॉर्म लाइट, तो जब रेड यहां आएगा और सबसे ज्यादा चेंज होगा, बैंड होगा वॉयलेट, तो ये सबसे कम बैंड होने की वजह से रेडिश दिखाई देता है। ठीक है, मॉर्निंग इवनिंग। इसी तरह से क्या है, यहाँ के जो पार्टिकल है ना, कुछ हद तक सूर्य की किरणें यहाँ पर पहुंचती हैं और इसलिए ये रेडिश दिखाई देता है। दिस इज द बेसिक रीजन ऑफ ब्लू मून, है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। और प्रकीर्णन में कौन सा कलर दिखाई दे रहा है? रेड। आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई दे रहा है भाई? क्योंकि यहां पर बैंड वाली बात नहीं, जब सन की किरणें सीधी पड़ रही हैं तो यहां पर चूंकि देखिए दिखना क्या चाहिए था, एक बात हमेशा याद रखना, आपको एक पॉइंट एक याद रखना है। आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि भाई सर हमारा ये आकाश का रंग ये नेविल ब्लू, मतलब नेविल ब्लू का मतलब क्या है, हल्का नीला क्यों दिखाई देता है? इसको तो वॉयलेट दिखाई देना चाहिए था। तो इसके पीछे कारण क्या है? दिखना तो वॉयलेट चाहिए था, लेकिन ये जो सफेद कलर का जो प्रकाश और बहुत ज्यादा वॉयलेट है, ज्यादा मात्रा किसके? सफेद प्रकाश। जब ये दोनों मिक्स होंगे वॉयलेट और सफेद, तो ज्यादा क्या दिखाई देगा? लाइट हो जाएगा, वॉयलेट का फॉर्म लाइट हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, और इसीलिए ये ब्लू, नेविल ब्लू में दिखाई देता है। राइट, तो ब्लू मून ये दिखाई, ब्लड मून दिखाई दिए, है ना। ब्लड मून का मतलब रेड कलर क्यों हो रहा है, समझ में आ गया आपको। ड्यूरिंग दिस टाइम the moon looks red and reddy brown. This is called blood moon and the next blood moon is to occur 26th। तो ये क्या है, अभी हाल ही में आने वाला है। 26 मई को हमको ब्लड मून दिखाई देगा, जिसमें पूरी तरह से चंद्रमा फुल कवर्ड हो जाएगा। लास्ट ब्लड मून आपको याद आ रहा होगा, ये भी चर्चा में चल रहा था। जनवरी 20-21 जब 2019 में हुआ था, तब भी ये चर्चा में चल रहा था। और ये क्या होती है, सिचुएशन बनती है, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा का भी जो एक अंतर है ना, वो बिल्कुल सीध में नहीं है, 5 डिग्री का अंतर है। तो इसलिए क्या होता है, हर प्रत्येक पूर्णिमा को, ऑन एवरी फुल मून, ऐसा जरूरी नहीं है कि लूनर एक्लिप्स होगा। ठीक है, चलिए। तो एक बात और मैं बता दूं आपको, एक छोटी सी बात मैं बता दूं आपको, छोटी सी बात बता देता हूं दोस्तों। सोलर जो एक्लिप्स होता है, सोलर एक्लिप्स, अच्छा आपसे प्रश्न पूछता हूं, ये तो मैं बता ही दूंगा। ये बताइए, सोलर एक्लिप्स और एक है लूनर एक्लिप्स, तो आप सर्च करेंगे या आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। ये बताइए कौन सा अमावस्या के दिन होता है और कौन सा पूर्णिमा के दिन होता है। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, है ना, ये आपको मुझे बताना है। तो लूनर एक्लिप्स अकर्स व्हेनेवर मून पासेस थ्रू अर्थ शैडो, मतलब अर्थ बीच में है, और ऑल्सो नोन एज अम्ब्रा, तो इसे अम्ब्रा कहते हैं। सुपर मून क्या है भाई? सुपर मून अकर्स व्हेन फुल मून इज क्लोजेस्ट पॉइंट इन द ऑर्बिट ऑफ अर्थ। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको यहां पे क्लियर करता हूं। मान लीजिए ये सूर्य है
पृथ्वी का अपना एक ऑर्बिट और ये इसके चारों ओर कुछ ऐसे घूम रही है। आपको पता होगा यहां से गैप ज्यादा है, कहीं से कम है। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये सन है और ये अर्थ है। दिस वन इज सन, दिस वन इज अर्थ। तो ये जो पॉइंट है ये क्लोजेस्ट है, नियरेस्ट है। इसी तरह से मून भी क्या होता है, मान लीजिए अर्थ है तो मून के लिए ये क्लोजेस्ट पॉइंट हो गया। तो यहां पर आपको एक बात समझ में, सुपर मून क्या है, जब एक तो पूर्णिमा हो, फुल मून का मतलब पूर्णिमा, जब चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, एट द क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ऑर्बिट, व्हेन इट ऑल्सो कॉल्ड पेरिजी, है ना। पेरिजी का मतलब क्या है, सबसे निकट। और एक शब्द आप सुनते हैं एपोजी, एपोजी का मतलब दूरस्थ, पेरिजी का मतलब नियरेस्ट। तो मून अपीयर्स ब्राइटर एंड बिगर, क्यों, क्योंकि वो पृथ्वी से कंपैरेटिवली, मान लीजिए ये अर्थ है, ये मून है, एक तो मून यहां है और यहां पर पूर्णिमा है इस केस में, एक मून यहां है और पूर्णिमा है। आपको पता होगा ये क्लोज है, ये दूर है, तो यहां पर ये ज्यादा ब्राइटर दिखेगा। दिस इज द सुपर मून। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, लूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, सुपर मून क्लियर हो गया। ब्लड मून का कॉन्सेप्ट मैं आपको पूरी तरह से समझा ही चुका हूं। मून टर्न्स इनटू रेड कलर ड्यूरिंग द हाइट ऑफ द एक्लिप्स एज सम लाइट, कुछ लाइट वहां पर पहुंचती है और रेड का जो स्पेक्ट्रम है ना, रेड वहां पर, तो वो बिल्कुल बैंड नहीं होता, इसीलिए वहां पर रेडिश दिखाई देता है, जैसे हमको मॉर्निंग और इवनिंग में दिखाई देता है। तो इसलिए ये ब्लड मून कहलाता है। ब्लू मून व्हेन टू फुल मून्स, अब देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। ब्लू मून कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए आपको पता है कि हमारे महीने जो होते हैं, मंथ, वो 31 दिन का भी हो सकता है, 30 दिन का भी हो सकता है, और यदि वो फरवरी है तो 28 दिन का भी हो सकता है, और यदि वो लीप ईयर है तो 29 दिन का भी हो सकता है। तो ये महीने होते हैं हमारे। लेकिन क्या होता है कि चंद्रमा जो है पूरा चक्कर लगभग 27-28 दिन में लगा लेता है, और इसलिए क्या होता है कि यदि दो एक ही मंथ में 2 बार यदि पूर्णिमा दिखाई दे जाए, मतलब समझ रहे हैं क्या, कि मान लीजिए ये मई का महीना है, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल 2 तारीख को पूर्णिमा दिखाई दी, 2 तारीख को, तो 28-27 दिन के बाद मान लीजिए कि 30 तारीख को फिर से पूर्णिमा दिखाई दी। सो दिस मंथ विल बी अ ब्लू मंथ, ना, ब्लू मून। और ये ब्लू मून कहलाएंगे क्योंकि ये एक ही महीने में 2 बार पूर्णिमा दिखाई दे रही। आई थिंक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, टेक्निकलिटी क्लियर हो गई होगी। सो व्हाई डज कलर ऑफ मून चेंजेस ड्यूरिंग ब्लड मून, देखिए lunar eclipse happens only during the full moon. During this time moon is completely under the earth shadow, ये देख लीजिए, completely under the earth shadow, है ना, right, red light passes through and fall into, और लाल लाइट जो है वो पास होती है, क्योंकि इवनिंग, क्योंकि जब एंगल बनता है जहां से ये इवनिंग में भी क्या होता है, लास्ट छोर बचा होता है सूर्य का, और इसीलिए वो रेड दिखाई देता है ना, लेस बेंड होने के कारण। तो रेड लाइट इज रिफ्लेक्टेड ऑन द मून, और इसीलिए ऐसा सब कुछ होता है। ठीक है, चलिए ये सब बातें हमने कर ली, समझ में आ गया होगा। डू ऑल फुल मून्स हैव एक्लिप्स, मैंने आपको बता दिया है कि क्या सभी पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है, सभी पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण या ग्रहण होता है क्या, तो आप क्या कहेंगे, नहीं। दिस इज बिकॉज द प्लेन, क्योंकि जो प्लेन है ना, यदि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एग्जैक्टली एक प्लेन में होते तो ऐसा बिल्कुल होता, लेकिन यहां पर 5 डिग्री का जो मैं गैप बता रहा हूं, दे आर नॉट इन द कोप्लेन एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल। इज इट क्लियर? चलिए, सो सुपर मून आपको समझ में आ गया है। सुपर मून आपको मैंने बता दिया है कि जब पेरिजी में हो, पास हो, क्लोजेस्ट पॉइंट हो, तो ये पेरिजी में ये पॉइंट कुछ प्रीलिम्स के लिए याद रखना, 14% लार्जर होता है, 30% ब्राइटर होता है। ठीक है। ब्लू मून, सेकेंड मून इन 1 मंथ, ये भी समझ में आ गया आपको। ब्लड मून, सनलाइट स्किम्स थ्रू द अर्थ एटमोस्फियर, और उसके कारण ये रेड कलर दिखाई देता है, अंधेरा भी है, रेडिश भी दिखाई दे रहा है। लूनर ऑर्बिट, ये है ना, ठीक है। और एक्लिप्स इन इंडिया, ये बात मैंने बता दी आपको। और अभी हम कब देखेंगे, 26
कैन वी सी विद नेकेड आईज अक्रॉस इन, और हम लोग नेकेड आई से देख भी सकते हैं, अलग अलग जगह सिचुएशन वाइज दिखाई देता है, ऐसा नहीं है पूरी पृथ्वी से लूनर वगैरह दिखाई देता है। और ये वाली बात मैंने आपको बता दी है ना, स्कैटरिंग ऑफ, ठीक है, कि जब सन अस्त होता है, उदय होता है, उस समय पर रेड हैज द हाईएस्ट वेवलेंथ, इसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ है रेड की, और वॉयलेट की सबसे कम वेवलेंथ है। और इसीलिए क्या होता है, बिकॉज इट हैज द हाईएस्ट वेवलेंथ, दैट इज वाई लीस्ट बैंड होता है ये कलर, और इसीलिए ये कलर स्कैटर्ड सबसे ज्यादा होता है ना। चलिए, तो सारे पॉइंट्स एकदम क्लियर हैं। अगले पॉइंट पर आ रहे हैं, दैट इज अफ्रीकन स्वाइन फीवर इन नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट के कौन से राज्य में? मिजोरम में, है ना। पहले मिजोरम में हुआ था, अब मेघालय में आया है। ये जो स्वाइन फीवर है ना, ये केवल और केवल पिग्स में ही होता है, ये ह्यूमन के अंदर नहीं आता है। अन्य जानवरों में देखा नहीं गया भी, लेकिन हाँ ह्यूमंस में नहीं आता है। और इसके कारण, और इसका सॉल्यूशन क्या है? द ओनली सॉल्यूशन कि पिग्स को मार दिया जाता है। सो अफ्रीकन स्वाइन फीवर हैज किल्ड 1700 सुअरों को मार दिया गया मिजोरम में इन ए मंथ। इट इज नाउ स्प्रेड इन मेघालय एंड हैज किल्ड 300 पिग्स। तो अब सोचने वाली बात है, जैसे अभी बर्ड फ्लू बहुत चल रहा था, एक समय था पूरे विश्व में स्वाइन फ्लू, है ना। आपको याद आ रहा होगा स्वाइन फ्लू, कौन सा फ्लू है, कौन सा? हमने H1N1, और बर्ड फ्लू को क्या बोलते हैं? H5N1, है ना, H1N1, ठीक है। आज भी ये उभर जाता है कुछ विशेष महीनों में टेम्परेचर के कारण भारत में, क्योंकि कुछ केसेस भारत में भी स्वाइन फ्लू के आ गए थे। स्वाइन फ्लू इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अफ्रीकन स्वाइन फीवर। वाई? बिकॉज ये सुअरों तक ही सीमित है। तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर, फिलीपींस गवर्नमेंट रिसेंटली प्लेस्ड कंट्री अंडर द स्टेट ऑफ कैलेमिटी। कैलेमिटी का मतलब क्या है? एक आपदा के अंदर घोषित किया है। एड्रेस टू एंड ईयर टू एड्रेस इंपैक्ट ऑफ अफ्रीकन स्वाइन फीवर। आप बोलेंगे सुअरों का काम क्या है भाई? पॉक, सुअरों का मांस, उसमें बहुत फैट होता है, और लोग पूरे विश्व के जो यूरोपियन कंट्री, जो ठंडे प्रदेश के लोग हैं, वो इसका प्रयोग करते हैं। इट हैज किल्ड मोर देन 3 मिलियन हॉग्स। 3 मिलियंस का मतलब 30 लाख तक, जब ये 2019 में आउटब्रेक हुआ था। डिटेक्ट कब किया गया था भाई अफ्रीकन स्वाइन फीवर? पहली बार 1920 में। देयर इज नो क्योर टू दिस डिजीज, अभी तक कोई इसका हल नहीं है। द ओनली वे टू स्टॉप द डिजीज इज स्प्रेडिंग बाय कलिंग द एनिमल। कलिंग का मतलब उन्हें मार देना। दिस इज द ओनली लास्ट रिसोर्ट। इट इज नॉट अ थ्रेट टू ह्यूमन बीइंग, लेकिन इसके कारण दूसरे कुछ इंपैक्ट हो जाए, इसलिए दिस इज बिकॉज डिजीज स्प्रेड फ्रॉम एनिमल टू एनिमल, मानव में नहीं देखा गया है बहुत सी। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। और ये जो ट्रांसमिशन है दोस्तों, दिस ट्रांसमिशन थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता है। बायोलॉजिकल वेक्टर दैट ट्रांसमिट द डिजीज आर टिक्स एंड फोमाइट्स की मदद से ये वेक्टर के तौर पे काम करते हैं। फोमाइट्स एंड टिक्स, जो जू वगैरह इस तरह के। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, टेरेस्ट्रियल एनिमल हेल्थ कोड एंड शुड दस बी रिपोर्टेड। तो जब भी जैसे हम लोग पेंडेमिक डिक्लेयर करते हैं WHO की मदद से, तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, वहां पर क्या होता है, हम लोग इनको रिपोर्ट करते हैं, ताकि वहां पर टेक्निकल एक्सपर्टाइजेशन ज्यादा है, तो उसकी मदद से कुछ हमें सॉल्यूशन, हल मिल सके, बचाव कर सके हम इनका। तो OIE यदि कभी आपको आए तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आई थिंक सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी क्लियर टू यू। नाउ द नेक्स्ट मिशन इज नेशनल बैम्बू मिशन। और मैंने आपको बोला था हर दिन साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स में मैं जियोग्राफी के कॉन्सेप्ट किया, इंटरनेशनल रिलेशन को कवर कर लिया है, इजराइल फिलिस्तीन का जो मुद्दा चल रहा है। डेली बेसिस पर यदि हम लोग एक मिशन को कवर करेंगे, ऑब्वियसली एग्जाम में बहुत ज्यादा पॉइंट्स यहां से पूछे जाते हैं। तो नेशनल बैम्बू मिशन MIS मॉड्यूल लॉन्च किया गया, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम।
और किसके लिए? अगरबत्ती इंडस्ट्री के लिए। आपको पता होगा अगरबत्ती की पतली जो स्टिक्स हैं उनके ऊपर अगरबत्ती का कोट, सेंट, खुशबूदार लगाया जाता है। और नेशनल बैम्बू मिशन, देखिए पहले क्या था, बैम्बू को ट्री की संज्ञा दे दी थी, बाद में ट्री से हटा लिया गया। क्यों? जब ट्री की संज्ञा दे दी गई तो उन्हें काटा नहीं जा सकता था, उन्हें काटा नहीं जा सकता था, तो बैम्बू के बहुत सारे जो लोकल लोग हैं वो अपनी आजीविका, अपनी जो लाइवलीहुड है उस पर निर्भर करते हैं। सो नेशनल बैम्बू मिशन रिसेंटली लॉन्च मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिगार्डिंग अगरबत्ती। ये बात समझ में आ गई आपको। अब MIS मॉड्यूल लाया गया है। दिस सिस्टम विल एक्ट एज ए इंटरमीडिएटरी बिटवीन द प्रोडक्शन यूनिट एंड द अगरबत्ती इंडस्ट्री एंड इट विल हेल्प टू फिल इंफॉर्मेशन गैप कि कहाँ पर क्या है। आपको पता होगा नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा बैम्बूज हैं, है ना, बांस के। तो बैम्बू मिशन सबसे पहले तो आपको याद रखना 2018-19 में लॉन्च किया गया। इट इज़ करंटली इम्प्लीमेंटेड इन 21 स्टेट, 21 राज्यों में इम्प्लीमेंटेड है। और ये मिशन के कारण जो लोकल आजीविका है, डोमेस्टिक अगरबत्ती यूनिट्स, उनको मदद मिलेगी। राउंड स्टिक इंक्रीज 25%। इसके कारण द रॉ बत्ती इंपोर्टेड वर मूव फ्रॉम फ्री टू रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी, है ना, रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी से फ्री कर दिया गया अब इसको, जो मैं आपको बता भी चुका हूं। तो सबसे पहले ये सबसे पहले आपको याद रखना है विच मिनिस्ट्री, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। एक प्रश्न आपके लिए छोड़ता हूं कि मिनिस्टर का नाम बता दीजिए, करंट मिनिस्टर कौन चल रहे हैं। नेशनल बैम्बू मिशन का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य क्या है, ये प्रीलिम्स में सीधे फैक्ट के तौर पे आते हैं। टू इंक्रीज द एरिया अंडर बैम्बू पार्टिसिपेशन इन नॉन फॉरेस्ट गवर्नमेंट, तो बैम्बू प्लांटेशन हो प्राइवेट लैंड पर, टू सप्लीमेंट फार्म इनकम होता है, कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स द अवेलेबिलिटी ऑफ क्वांटिटी रॉ मटेरियल एंड रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्री, उसको फुलफिल हो जाए, है ना, रॉ मटेरियल के लिए। दूसरा है इम्प्रूव द पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट थ्रू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट, प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सीजनिंग प्लांट, प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी एंड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि देखिए बैम्बू को यदि प्रोडक्टिविटी में यूज किया जा रहा है, आजीविका के लिए यूज किया जा रहा है, तो उसके लिए प्रिजर्वेशन क्या क्या किया जाए वो सब पर भी काम किया जाए। टू प्रोमोट स्किल डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, अवेयरनेस इन जनरेशन, टू प्रमोट प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो इस तरह से क्या है, बैम्बू मिशन को लाया गया। यहां पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं जो आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी आप इसका कोट कर सकते हैं। तो देखिए भीमा बैम्बू स्पेशल प्रकार का बैम्बू है और तमिलनाडु की जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी डिजाइन ऑक्सीजन पार्क, इट्स प्रेमाइसेस इन द कोयम्बटूर आपको पता है, कोयम्बटूर जो है केरला की साइड में, तमिलनाडु में है लेकिन केरला साइड वाले पार्ट में, नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ द तमिलनाडु। तो भीमा बैम्बू की बहुत विशेषता है। भीमा बैम्बू इज अ क्लोन। देखिए हम लोग जो कलम वगैरह करते हैं ना वो क्लोन होता है। देखिए मानव के अंदर क्लोन करने के लिए तो पूरी रिसर्च करनी होती है, लेकिन प्लांट में तो क्लोन बड़ा सामान्य, नॉर्मली प्लांट में क्लोन हो जाते हैं। सेलेक्टेड फ्रॉम बैम्बूसा बालकुआ, इट इज अ हाईएस्ट बायोमास यील्डिंग बैम्बू। हाईएस्ट बायोमास यील्डिंग का मतलब क्या है, आप देखिए इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट विच बीमा बैम्बू, जिसका क्लोन किससे लिया, बैम्बूसा बालकुआ, एंड इट ग्रोज, देखिए इट ग्रोज हाइट ऑफ 1.5 फीट इन अ डे, मतलब 1.5 फीट ये एक दिन में बढ़ सकता है। और यदि इतना तेजी से बढ़ सकता है तो ये कार्बन सिंक का काम करेगा, यस और नो, कार्बन सिक्वेस्ट्रेन में मदद करेगा, क्योंकि इतना तेजी से बढ़ रहा है। इसका मतलब चूंकि यदि तेजी से बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली इसको डेवलप करने के लिए इसको ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होगी। तो ये अपने आप में एक एनवायरमेंट फ्रेंडली के तौर पे काम कर सकता है, यस और नो, भीमा बैम्बू। दे डू नॉट रिक्वायर रीप्लांटेशन, इट ग्रोज आफ्टर एवरी हार्वेस्ट साइकिल, अपने आप रीग्रो होता रहता है। दे आर प्रोड्यूस थ्रू द टिश्यू कल्चर, है ना, टिश्यू कल्चर, है ना, ये सब कल्चर जो हैं, स्पोर फॉर्मेशन वगैरह आपको 7th 8th की क्लास में साइंस के अंदर पूरे अच्छे से दिए गए हैं।
फैसिलिटी अडॉप्ट टू डिफरेंट सॉइल को भी, और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है बैम्बू की ऑलमोस्ट इक्वल टू कोल, मतलब यदि इसको जलाया गया, गर्म किया गया तो बिल्कुल कोयले जितनी ही अग्नि हीट ये प्रदान करेगा, और इसीलिए सीमेंट इंडस्ट्रीज हैव स्टार्टेड बाइंग दिस बैम्बू फॉर देयर बॉयलर। सो दिस इज द भीमा बैम्बू। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बैम्बू क्लस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली इनॉग्रेटेड बैम्बू क्लस्टर्स। सो अगला एक प्रश्न आ रहा है, ओशियन रिवाइल्डिंग। आपको पता होगा ग्लासगो COP 26 होने वाला है, ग्लासगो है ना, इंग्लैंड में होगा। ओशियन रिवाइल्डिंग का मतलब है उन्हें ओशियंस को पुनः जीवित करना। COP 26 बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये नेटवर्क ऑफ 68 यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टूवर्ड्स इट टू ओशियन रिवाइल्डिंग, मतलब पुनः, जैसे आपको पता है ना, समुद्रों में जो कोरल रीफ्स हैं वो पूरे दुनिया के लंग्स हैं। वैसे तो कहा जाता है कि अमेज़न के जो फॉरेस्ट हैं, अमेज़न फॉरेस्ट लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है। अमेज़न फॉरेस्ट से कई कई गुना ज्यादा जो ऑक्सीजन का निर्माण करता है दैट इज कोरल रीफ्स, और ये सब ओशियंस में पाए जाते हैं। सो रिवाइल्डिंग इज, क्या है रिवाइल्डिंग, बड़े ध्यान से सुनिए, रेस्टोरिंग टू इट्स नेचुरल अनकल्टिवेटेड स्टेट, मतलब कल्टीवेट ना करना पड़े, नेचुरली रेस्टोर हो जाए। दिस इज डन बाय इंट्रोड्यूसिंग एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज दैट हैव एक्सटर्मिनेटेड और ड्रिवन आउट इन द रीजन। आपको पता होगा इकोलॉजी के अंदर कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं जैसे एलिफेंट है ना, तो ये प्राइम मोस्ट एलिमेंट होते हैं जो पूरे के पूरे एनवायरमेंट को बैलेंस करने का काम करते हैं। यदि पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो हाथी तोड़ने का काम करते हैं ताकि बैलेंस हो सके, हर चीज का बैलेंस जरूरी है। और इसीलिए अलग अलग, क्योंकि देखिए जो भी एक्सक्रीटा वेस्ट निकालते हैं कोई भी एनिमल्स, तो वो एक बायोलॉजिकल साइकिल के तहत क्या होता है, एक दूसरे के डेवलपमेंट में मदद करते हैं। ईच एंड एवरीथिंग, बायोटिक एबायोटिक आर इंटरडिपेंडेंट, यस और नो। सो ओशन रिवाइल्डिंग इज इंट्रोड्यूसिंग प्लांट एंड एनिमल लाइफ जो खत्म हो गई है उनको फिर से जीवित करना, ताकि ऑटोमेटिकली वो साइकिल पुनः शुरू हो जाए। एंड टुडे द ओशन हैव लॉस्ट देयर कैपेबिलिटीज। आपको ये बात भी पता होगी 2050 तक जितनी समुद्र में मछलियां हैं उससे ज्यादा प्लास्टिक तैर रहा होगा। उनके वेट की जो भार है, वेट है, उसकी तुलना में प्लास्टिक तैर रहा होगा। दिस इज अ क्रिटिकल पॉइंट। सो ब्लू कार्बन इज द टर्म ऑफ कार्बन कैप्चर्ड बाय कोस्टल सिस्टम एंड ओशन। तो ब्लू कार्बन इज अ टर्म, कार्बन कैप्चर कर लिया जाए किसके द्वारा, कोस्टल सिस्टम, और ये क्या है, कोरल रीफ। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन में भी मदद करेगा। मैंग्रोव फॉरेस्ट से देखिए द एनुअल कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन रेट फॉर द मैंग्रोव फॉरेस्ट इज 4 times देन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये बात आपको एक याद रखनी है ना। एनवायरमेंट इकोलॉजी में तो रीजनरेटिंग रेस्टोरेशन रेजिलियंस, कॉप की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है ना। कॉप 21 आपको याद आ रहा होगा। कॉप 21 कहाँ हुआ था, कॉप 21 पेरिस में हुआ था, पेरिस क्लाइमेट है ना। अभी ड्यू टू दिस कोविड-19 अभी कॉप नहीं हो पाया प्रॉपर तरीके से। तो बायो रेस्टोर प्रोजेक्ट ये लगातार फ्रांस की है ना, फ्रांस काम कर रहा है, कई सारे देश काम कर रहे हैं। फ्रेंच मेडिटेरेनियन रीजन में री इंट्रोड्यूस किया है सी ग्रास रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट, ताकि जो हम लोगों के कारण जो नॉट ओनली ड्यू टू ह्यूमन, ड्यू टू दिस क्लाइमेट चेंज, उससे जो 1-2 डिग्री का भी परिवर्तन आ जाता है टेम्परेचर ऑफ द ओशन में, तो पूरे के पूरे कोरल ब्लीचिंग स्टार्ट हो जाती है। दैट इज व्हाट, कोरल ब्लीचिंग। एनी सजेशन, मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, आपको कोई भी सजेशन है आप बताइए, सो दैट टीम मुझे बताए और मैं आपके लिए और इनोवेशन करता रहूं, है ना, समय समय पर, ठीक है। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन क्या होता है, इट इज एन आर्टिफिशियल प्रोसेस बाय विच कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। आप चाहे आप पेड़ों को लगा रहे हैं, पेड़ प्लांटेशन कर रहे हैं, मैंग्रोव हैं, ओशियन के अंदर ये कर रहे हैं, रेस्टोरेशन कर रहे हैं, दिस इज ऑल कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन।
कि कार्बन को पुनः जमीन में और उसको इस साइकिल में लाना, बजाय कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाए उसकी। तो COP21 देख लीजिए, यूनाइटेड नेशंस है ना, UNFCCC, जरूर आपने नाम सुना होगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, है ना। पृथ्वी समिट, अर्थ समिट कब हुआ था? 1992 में अर्थ समिट, UNFCCC वहां पर स्थापना हुई है। तो बहुत सारी बातें हम एनवायरमेंट इकोलॉजी की डिटेल में पढ़ते रहेंगे। COP21 इन ग्लासगो, इट विल ब्रिंग टुगेदर प्रैक्टिसेस टू एक्सेलरेट गोल ऑफ पेरिस एग्रीमेंट एंड यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, क्या मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का? बहुत सारे देशों का संघ मिलकर एक नियम बनाते हैं और सभी देश उसका पालन करते हैं। जैसे वन ऑफ देम इज नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, सभी देशों के अपने एक लक्ष्य हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी लाई जाए, कम से कम कोल इंडस्ट्रीज को कम किया जाए, कोयले से जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है उसको कम किया जाए। तो ये सभी चीज, तो हर्ट बीट बिल अमेरिका ला रहा है, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। एनी ऑफ द सजेशन काइंडली गिव द फीड टू द टीम सो दैट आई कैन हेल्प इन ऑल पॉसिबल वे। और जल्दी हम लोग MCQs की क्लासेस भी लाएंगे, बहुत सारी चीज़ें ज्योग्राफी की को मैप की मदद से करेंगे, इंटरनल सिक्योरिटीज़ पर हम लोग बात करने वाले हैं, साथ ही साथ में योजना कुरुक्षेत्र के बारे में बात करने वाले हैं। सो कीप स्टडी, स्टे ट्यून्ड विद मी एंड थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल एवरीवन।